स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछली क्लास में डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम पर हम थे पार्ट नंबर 4 में। आज हमारा पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हमने देखा, पिछली क्लास में हमने कहा था कि डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में आपको बताया था। दो कंडीशन थी। कंडीशन नंबर वन, अगर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम का, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का अगर निकालते हैं आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये पाया जाता है बेंडिंग मोमेंट से कम, कैपेसिटी से कम होता है। पहली शर्त तो यही थी, पहली शर्त ये थी दोस्तों, है ना। अरे पहली शर्त तो यही था नहीं, या थी कि नहीं थी? ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी सर कि अगर साइज भी रिस्ट्रिक्शन हो, साइज भी फिक्स्ड हो। फिक्स्ड मतलब कि आप रेस्ट्रिक्टेड है साइज, इससे बढ़ा नहीं सकते आप, है ना। तो साइज भी नहीं बढ़ा सकते और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कम हो रहा है, कैपेसिटी बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन यही रहता है कि हम स्टील की मात्रा को बढ़ा दें, मतलब कि स्टील नंबर ऑफ बार्स बढ़ा दें, स्टील का एरिया बढ़ा दें। लेकिन स्टील का एरिया अगर आप टेंशन जोन में ही बढ़ा रहे थे केवल, तो आपकी न्यूट्रल एक्सिस नीचे शिफ्ट हो रही थी, जिस वजह से आपका सेक्शन ओवर इन्फोर्स्ड हो सकता था। ओवर इन्फोर्स्ड का मतलब था कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेस पहले पहुंचते कंक्रीट में, और कंक्रीट से की साइड से ही फेलियर होता, और इसी को कहा जाता है ब्रिटल फेलियर। इसी को कहा जा रहा था ब्रिटल फेलियर। ये सब बातें आपको बता रही थी, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर है आपकी कि हम किस तरह से इसको डिजाइन करें। तो डिजाइन करने का तरीका यह है कि बहुत सारी चीजें सेम भी हैं सिंगल रिइंफोर्समेंट की, जैसे कि आप देखें स्ट्रेन डायग्राम की। ये मेरा स्ट्रेन डायग्राम है दोस्तों, ये है आपका स्ट्रेन डायग्राम दोस्तों। तो ये आपका 0.0035 का स्ट्रेन अभी भी था, तब भी था और अभी भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर स्टील की बात किया जाए तो 0.87 FY/ES प्लस 0.00 तब भी था अभी भी है। लेकिन सवाल यह है कि नई चीज जो होने वाली है वो ये है कि जो आपका स्टील के सीजी की जगह पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन जोन, इसको हम D' से कहते हैं। ये जो इफेक्टिव कवर यहाँ देना पड़ेगा, और यहाँ का इफेक्टिव कवर तो आप देते ही थे, यहाँ भी तो देना पड़ेगा। इफेक्टिव डेप्थ आज भी वही है जो तब थी। इफेक्टिव डेप्थ आपके टॉप फाइबर से लेकर बॉटम सेंटर ऑफ द बार इन टेंशन जोन वहां तक की डिस्टेंस ही। आज XU तभी भी तुम्हारा यही है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी यही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं बोल देता हूं कि ये जो स्ट्रेन है सर, स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन जोन, मैंने बोल दिया इसको एप्सिलॉन SC। एप्सिलॉन SC का मतलब है स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि सर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा। स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसे ही बनता है इसका, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इसको ध्यान से देखना। अब इसको थोड़ा सा अलग हटा देता हूं मैं, देखना अब ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देते हैं, देखना जी जरा ध्यान से। हमारा स्ट्रेस डायग्राम आपका ये बन चुका है, स्ट्रेस डायग्राम बन चुका है, और यहाँ पर जो ये लाइन है इसको मैं आगे जाके शो कराता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर भी एक फोर्स काम करेगा C2, और जो पहले से आप पढ़ के आ रहे हैं कि सर C1 जो फोर्स है आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स, वो आपको पता है। यहाँ पर मैंने पहले भी आप पिछली क्लास में बताया था कि C1 तो आप जानते ही थे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो है 0.36 FC के B इंटू XU आप जानते थे, लेकिन C2 कितना होगा उस पर काम करना है आज। यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो फोर्स है ना, जो आपका स्टील के जोन में जो स्ट्रेस लग रहा था ना, ये आप जानते हैं कि सर 0.87 FY था आपका, ठीक है। अब कई सारी बात है आपकी, जैसे यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल लगाया जाए, अगर आप देखा जाए तो 0.0035/XU, और सिग्मा SC की बात किया जाए तो वो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिग्मा SC कितना आएगा, यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू जो है FSC हम कह लेते हैं, जो आपके स्टील के जोन में। देखो ना कहानी कहाँ है, कहानी ये है कि अभी तक जो है यहाँ कंप्रेशन जोन में बार नहीं थी, तो आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स आया था 0.36 FC के BXU, कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। लेकिन अभी आपका कंप्रेशन जोन में भी बार आ चुका है,
तो इसके CG पर भी एक फोर्स एडिशनल एक्ट करेगा, उसी फोर्स को कह रहे हैं हम C2 फोर्स, उसी फोर्स को हम कह रहे हैं दोस्तों C2 फोर्स। निकालेंगे कैसे, उस पर आ रहा हूं मैं। ऐसे ही सेम इसके CG पर भी एक आपकी स्ट्रेन की वैल्यू कुछ होगी जरूर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर 0 है न्यूट्रल एक्सिस में, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैक्सिमम तो आपका टॉप फाइबर में, लेकिन स्टील की जो CG है वहां पर भी तो कुछ स्ट्रेन डेवलप होगा, उसको मैंने कह दिया एप्सिलॉन ऐसी, मतलब कि स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। निकालेंगे कैसे, देखो वही रिलेशन लगाना है। देखो 0.0035 0.0035 अपॉन XU दिस इक्वल टू दिस अपॉन XU माइनस D डैश। क्या नहीं समझे, मैंने कहा है कि अगर मैं इस डिस्टेंस को बताऊं आपको, ये वाली डिस्टेंस, तो आप एक सेकंड में बोलोगे सर ये डिस्टेंस है एक्चुअली में XU माइनस D डैश। क्या कितने लोग समझे यार, XU में से D डैश घटाओगे, क्योंकि D डैश ही तो है ये सेजी तक इफेक्टिव कवर है ना, ये D डैश ही तो है ये, इसको घटा दोगे, क्या दिक्कत है? घटा दिया। तो हम कहेंगे कि सर एक्चुअली में सिमिलर ट्रायंगल लगाया जाए तो 0.0035 अपॉन XU इज इक्वल टू, आप कहेंगे कि सर एफ सिग्मा SC स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन, ये मतलब है इसका, अपॉन XU माइनस D डैश। गजब हो गया सर, इस रिलेशन को पढ़ पाए हो क्या? गजब हो गया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, इस फिगर को ध्यान से देखना, हमने देखा था कि 0.0035 अपॉन XU इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन जोन XU माइनस D डैश। अगर मुझे यहाँ से ये निकालना है, क्योंकि मुझे इसी की सख्त जरूरत है, तो हम कहेंगे कि सर 0.0035 XU माइनस D डैश अपॉन XU कर दोगे क्या, यस और नॉट? ये आते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं आपके इस पर, इस तरह का जबरदस्ती क्वेश्चन बना देते हैं कभी कभी। तो फाइनली आपने क्या पाया कि सर XU की जो जगह हमें मिली, मतलब कि स्ट्रेन इन इसकी जगह जो मिली, ये आप ऐसे लिख सकते हैं 0.0035 XU माइनस D डैश अपॉन XU। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। इवन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ऐसे भी लिख सकते हैं, कई किताबों में कई एग्जामों में मैंने ऐसे भी देखा, इसको ऐसा लिखा जाता है 0.0035 और इसको ऐसे लिख देता है 1 माइनस D डैश अपॉन XU, ऐसा भी लिखा जाता है। तो आप वहां पर कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, यहीं से खुल के आया है ये, यहीं से खुल के आया है, समझ गए? चलिए जी शुरू करते हैं। एनालिसिस शुरू कर रहा हूं दोस्तों आपका डबल रिइंफोर्समेंट का। एनालिसिस में सबसे पहले हम आते हैं कि सर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए आपको C इज इक्वल टू T करना होता है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं अभी, उस पर हम आते हैं, क्योंकि C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। C1 तो आप जानते हैं, लेकिन C2 की कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि सर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। तो हम बोलेंगे सर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होने वाला है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दिस इज व्हाट, XU लिमिट। तो XU लिमिट में वही सिमिलर ट्रायंगल लगाना है जी। XU लिमिट में जिस तरह से हमने WSM में देखा, सॉरी सिंगल रिइंफोर्समेंट बीम में देखा था LSM का केस, हमने सिमिलर ट्रायंगल लगाया था स्ट्रेन डायग्राम में। तो मुझे तो नहीं लगता कि स्ट्रेन डायग्राम में कुछ चेंज हुआ होगा। जब चेंज नहीं हुआ है तो आपका फॉर्मूला वही बनने वाला है 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 इंटू FY, और मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू D से, मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू D से। गजब हो गया सर। तो ये फॉर्मूला आपका सेम टू सेम लगने वाला है जो आपने वहां पर भी पढ़ा था, मतलब कि सिंगली वाले केस में भी पढ़ा था, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो XU लिमिट दिस इक्वल टू 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 ऑफ FY इंटू D, ये तो हो गई आपकी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU लिमिट। इसको अलग अलग ग्रेड के लिए आप जानते ही हैं, 0.53 टाइम्स ऑफ D, 0.48 टाइम्स ऑफ द D, 0.46 टाइम्स ऑफ द D, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग वैल्यू हो जाती है। समझ गए? दो बातें क्लियर हुई हैं आपकी। सबसे पहली बात हुई है कि एनालिसिस में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको किस तरह से रखना है। अब आते हैं कि दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम क्या करना है एनालिसिस में। एनालिसिस में आपका दूसरा काम क्या है, सुनते रहो। एनालिसिस में दूसरा काम है हमारे पास एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस।
एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात जैसे ही हो गई तो आप कहेंगे कि सर इसको हम एक्स यू से डिनोट करते हैं एलएसएम में, एलएसएम में एक्स यू से डिनोट कर रहे थे। लेकिन आपको तो पता ही है यार, एक्स यू निकालने के लिए तो भैया हमें दो चीजें चाहिए, टोटल कंप्रेसिव फोर्स चाहिए और टोटल टेंसाइल फोर्स चाहिए। टोटल कंप्रेसिव फोर्स दैट इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, ये दोनों बराबर कर देते थे। लेकिन बात ये है, बात ऐसा टक रहा है कि सी तो भाई C1 प्लस C2 होता है, अगर हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स की बात करें वो तो C1 प्लस C2 होता है। एक मिनट के लिए C1 तो मैं जानता ही हूं ऑलरेडी, C1 तो जानता भी था मैं 0.36 FCK B इंटू XU, टोटल फोर्स जो पहले से है। लेकिन C2 कैसे निकालें, C2 कैसे होगा? तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों, हमारी आगे की कैलकुलेशन C2 के लिए है और C2 बहुत ही आसान तरीके से निकल सकता है, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। आप बोलेंगे कैसे सर, मैं बताता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, C2 इज इक्वल टू FSC इंटू ASC माइनस 0.45 टाइम्स ऑफ FCK इंटू FSC, और इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे, FSC को कॉमन लेंगे और यहां से आ जाएगा आपका FSC, और नहीं FSC ये हो जाएगा ना, स्ट्रेस हो गया और यहां से आपका एरिया हो गया। हम यहीं से जो है FSC नहीं आएगा कॉमन, यहां से आपका आएगा ASC कॉमन आ जाएगा, ASC कॉमन आएगा। मेरे को लग रहा है कि काफी लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन टेंशन न लो, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ विद फिगर समझा रहा हूँ इसको, ठीक है, घबराते काहे हो। तो यहाँ से ये है एक्चुअली में C2 की अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाता है, ASC को कॉमन लेंगे, FSC माइनस 0.45 टाइम्स ऑफ FCK। कई लोगों को ये पता नहीं लगता है बहुत आसानी से, क्योंकि कई लोगों को पता लग भी जाता है भाई और कईयों को नहीं भी लगता है। तो चलो मैं बताता हूँ इसके पीछे की कहानी में, जरा ट्विस्ट है थोड़ा सा। क्या ट्विस्ट है समझो, और इतना टफ भी नहीं, इतना टफ भी नहीं है। C2 को समझना दोस्तों, समझना जरा ध्यान से। देखो C2 क्या है, एक फोर्स है। C2 क्या एक फोर्स है, और किस में फोर्स है, ये जो तुम्हारी बार आ रही थी, हल्का सा मैं आपको पूरा का पूरा गेम बता रहा हूँ क्या है गेम। टेंशन जोन की छोड़ दो बात, ये मान लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस की मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जोन जो है कंप्रेशन जोन है दोस्तों। भाई ऑलरेडी कंप्रेशन जोन का आपका फोर्स तो निकल ही चुका था ना, इस पूरे कंप्रेशन जोन में, इस बार को हटा दो थोड़ा देर के लिए दिमाग से, इस पूरे कंप्रेशन जोन का जो फोर्स था, इसको तो C1 हम कह ही रहे थे ना, 0.36 FCK BXU, ये तो निकाल ही चुके ना पूरे कंप्रेशन जोन का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, एडिशनली इस वाले जो बार में, अभी उसमें तो है नहीं ना, ये जो बार है, ये जो बार है, ये छेद है, जो ये गोले हैं, आपने तो उसको भी प्लस कर दिया है, आपने तो उसको भी प्लस कर दिया जी। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आप खुद बताओ। देखो भाई टोटल कंप्रेसिव फोर्स आप लिख रहे हैं कि सर C1 प्लस C2, ठीक है। देखना भाई छोटा सा कॉन्सेप्ट है, C1 प्लस C2। C1 की अगर हम बात करें तो C1 जो है सर टोटल कंप्रेसिव फोर्स था, उसमें ये सब बार बूर कुछ नहीं था, उसमें ये खोखला था, ये पूरा कंप्रेशन जोन ऐसा था, ये कंप्रेशन जोन है पूरा का पूरा खोखला था। लेकिन जब आपने बार डाली, जब आपने बार डाली तो आपने कहा कि सर इसके CG पर भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है C2 नाम का, तो आपने C2 लिख दिया कि सर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इनटू स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, ये होना चाहिए था। मैं आपके साथ हूं इस बात में कि ऐसा होना चाहिए था कि स्ट्रेस इन फोर्स इन द स्टील जोन, force on the steel in compression, this is equal to area of steel in compression and stress in steel in compression। खत्म हो गया बात भाई, जोन सा ग्रेड का स्टील है उसका FSC आ जाएगा, माना माना 415 है तो 230 लगा देना है ना, वही जो चीज है। लेकिन दोस्तों आप इससे क्या कर रहे हो, एक बड़ा पाप कर रहे हो क्या, जब आप इसका पूरा एरिया ले रहे हैं ना, देखो जरा ध्यान से, जब इसका टोटल एरिया ले रहे हैं ना, एरिया ऑफ ST, तो उस दौरान आपने क्या कर दिया, दोबारा से पूरे कंप्रेशन के एरिया को भी ले लिया है। क्योंकि दोस्तों जब आपने C1 फोर्स लिया था, जब आप प्लस करने का काम कर रहे हैं, तो उस समय आप क्या कर रहे हैं, डबल डबल बार उस एरिया को जोड़ रहा है। इस बात को समझे या नहीं समझे, क्योंकि यार इसके अंदर थोड़ी स्टील है, इसके अंदर तो आपने जो कंक्रीट कह रहा था, जैसे कि आप ये देखें
उसकी गणना तो आप कर ही चुके हैं, C1 उसकी गणना तो आप कर ही चुके हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो हम क्या करते हैं कि उसमें से फिर माइनस करते हैं FSC ASC, इसमें से हम उस जोन को हटा देते हैं। कंक्रीट का वो जो जोन था, स्पेशली उसके अंदर जो कंक्रीट की एडिशनल कैलकुलेशन जो इसमें हो चुकी थी C1 में, उसको माइनस करने की कोशिश करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, होना तो यही चाहिए था FSC इंटू ASC, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप जानते हैं कि C1 पहले से आपने उस पार्ट की भी कैलकुलेशन कर चुके हैं जो इसके अंदर कंक्रीट था, लेकिन अब तो है नहीं, वो कंक्रीट तो आपने भगा दिया होगा, उस कंक्रीट की जगह आपने स्टील डाला था, तो वो कंक्रीट माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इसमें जो है FSC इंटू ASC, इस पूरे स्टील के एरिया में आपका जो एडिशनली कंक्रीट C1 में भी आप जोड़ चुके हैं, उस छोटे से पार्ट को जो इसके अंदर को जो कंक्रीट होगा वो कितना होगा? वो उतने में तो होगा जितना इसका बाहर का डायमीटर होगा, जितना एरिया स्टील का होगा उतने में तो वो कंक्रीट होगा। इसलिए मैंने एरिया तो उसी का लिया है, लेकिन ग्रेड मतलब कि स्ट्रेस कंक्रीट का लिया है। इनडायरेक्टली मैं कर स्टील के कंक्रीट, इनडायरेक्टली मैं स्ट्रेस कंक्रीट का, फोर्स कंक्रीट का माइनस कर रहा हूं कि उतना फोर्स जो कि स्पेशली आपने डबल डबल बार ले रहे थे, उसको जो आपका C1 में ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका था, जो उसको माइनस करने के लिए हमने ये काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको तकलीफ होनी चाहिए भाई, मुझे लग रहा है कि अब आपको सभी चीजें तकलीफ में नहीं होंगी। अब मुझे तो लग रहा है कि समझ आ रहा है आपको, मुझे बताओ क्लियर है नहीं है? तो C2 फोर्स आ गया तो बस हो गया, क्या कैलकुलेशन हो गई भाई? C1 प्लस C2 ही तो करना था, है ना? तो हमारे पास दोस्तों हमें टोटली C इज इक्वल टू T करना था, हमें टोटल टेंसाइल फोर्स जो है उसमें कोई तकलीफ नहीं है, टोटल टेंसाइल फोर्स हो जाएगा 0.87 Fy इंटू AST आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इंटू, खत्म, है ना? खत्म हो गया जी। तो चलिए C इक्वल टू T, दैट मीन्स द C1 प्लस C2 दिस इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। C1 का मान था सर 0.36 FCK B इंटू XU, प्लस C2 का मान है सर ASC FSC माइनस 0.45 और FCK, ये हो गया C2 फोर्स। दिस इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स 0.87 Fy इंटू AST। लेकिन यहां पर कैलकुलेशन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की भी अलग होगी, यहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन भी अलग होगी। कैसे? देखो दोस्तों, यहां पर लीवर आर्म में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के फोर्स की कंडीशन अलग है, इसलिए हमारे पास दो लीवर आर्म आएंगे। यहां पर देखा जाए तो ये जो टोटल टेंसाइल फोर्स है ये तो चलो ठीक है, टोटल टेंसाइल फोर्स ये है ही, लेकिन लीवर आर्म नंबर 1 ये हो जाएगा, लीवर आर्म 1 इसको मैं कहूंगा। और जो दूसरा वाला लीवर आर्म है, यहां पर ऊपर देखें, दूसरा वाला लीवर आर्म है ये वाला, इस लीवर आर्म को मैं कहूंगा सेकंड नंबर लीवर आर्म 2। और अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान पूर्वक देखें, तो लीवर आर्म 1 जो हो जाएगा इस D में से, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ये D है, ये दोस्तों D, तो D में से कितना घटाना है? क्योंकि हमको ये पता है कि ये डिस्टेंस जो है सर, एक्चुअली में ये वाला जो डिस्टेंस था, ये आपका ये वाला डिस्टेंस है 0.42 ऑफ XU मैंने पहले यहाँ पर बता चुका हूँ सर। अगर मैं बात करूँ C2 फोर्स की, तो जो C2 फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सर D डैश पे, ये लग रहा है D डैश पे। तो आप लीवर आर्म घटा नहीं सकते क्या? लीवर आर्म 2 की अगर मैं बात करूं तो सर लीवर आर्म 2 हो जाएगा D माइनस D डैश, क्या साफ साफ तौर पे D में से D डैश घटाना पड़ेगा। और यहीं पर मैं कहूं कि लीवर आर्म 1 जो पहले से चल के आ रहा है, तो सर ये है D माइनस 0.42 ऑफ XU। तो यहां पर लीवर आर्म 1 लीवर आर्म 2 दोनों ही आपको मिल चुके हैं बिल्कुल आसानी के तौर पर, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी तकलीफ के, ठीक है? तो लीवर आर्म 1 लीवर आर्म 2 आपके मिल चुकी है, आप समझ रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब आते हैं कि सर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होगा इसमें। तो दोस्तों मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए तो वही तो काम करना है यार। देखो भाई C1 फोर्स आप जान चुके हैं, ये है C1 फोर्स और ये है आपका C2 फोर्स। अब आते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इधर देखो, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा ना दोस्तों, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसके लिए आपका सबसे पहले C1 आएगा, उसका लीवर आर्म 1 आएगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैसे भी आप जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हम लेते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूं कंप्रेशन जोन के अभी।
तो बेटा C1 फोर्स अलग था, लीवर आर्म 1 अलग जुड़ेगा किसके साथ, C2 फोर्स और लीवर आर्म 2 के साथ, है ना। तो सब चीज तो जानते हो आप। C1 का वैल्यू बताओ। C1 का वैल्यू था सर 0.36 FCK B इंटू XU। लीवर आर्म 1 सर D माइनस 0.42 ऑफ XU, दिस इज द लीवर आर्म 1 प्लस C2 फोर्स ASC आपने कॉमन लिया था, यहां से हो जाएगा आपका FSC माइनस 0.45 टाइम्स ऑफ FCK ये और FCK इंटू, है ना, यही तो था। ये देखो ना, ये देखो ना दोस्तों, FS, ठीक है ना। और नीचे आपका ये तुम्हारा लीवर आर्म आ जाएगा D माइनस D का डैश। तो यहां पर आपका टोटली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा कंप्रेशन जोन से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दी कंप्रेशन जोन। दिख तो रहा है ना, टोटल दिख रहा है, पूरा दिख रहा है सर। तो ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दी टेंशन कंप्रेशन जोन। यहीं पर अगर मैं कहूं टेंशन जोन, तो टेंशन जोन से तो और भी आसान है, टेंशन जोन तो और नहीं लेना आपको टेंशन है टेंशन जोन से तो और ही नहीं टेंशन लेना आपको, ठीक है। टेंशन जोन से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द टेंशन जोन 0.87 FI AST D माइनस। अब टेंशन जोन से आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते वैसे, क्योंकि हमको वहां पर डिवाइड बांटना होगा, AST1 AST2 बांटना होगा, ठीक है। चलिए खैर, इतनी बातें थी दोस्तों आपकी डबल रिइंफोर्समेंट बीम की। इस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे ना और डिटेल में हम समझेंगे, अभी बस मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको समझाया है कि हाँ एक्चुअली में कहानी है क्या, एक्चुअली में कहानी है क्या, डबल रिइंफोर्समेंट बीम की कहानी है क्या, क्यों हमें जरूरत पड़ती है, बस इतना मैंने आपको बताया। चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा, और वो है शियर एंड बॉन्ड। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, शियर एंड बॉन्ड, शियर एंड बॉन्ड चैप्टर। शियर एंड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखते रहो। शियर एंड बॉन्ड, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम शियर वाले चैप्टर से। सबसे पहले हम बात करेंगे शियर वाले चैप्टर से। शियर, देखो शियर के अंदर सबसे पहले बेसिक जो यूनिट है वो ये है कि शियर फोर्स क्या है ना। शियर फोर्स क्या है, तो शियर फोर्स क्या है, दिस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस आइदर लेफ्ट और राइट ऑन द सेक्शन, ठीक है ना, और द लेफ्ट और आइदर राइट, मतलब कि कहने का मतलब है कोई सिंपल सपोर्ट बीम है, मान लेते हैं इसमें लोड आ रहा है इस तरह से। तो दोस्तों अगर आप इस सेक्शन को देखें यहाँ पर, तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड देखें, राइट साइड, तो इस लोडिंग का इफेक्ट ऐसा आएगा डाउनवर्ड, और यहाँ पर इस रिएक्शन का इफेक्ट अपवर्ड आएगा। तो ये जो आपके दोनों के दोनों, ये एक तरह से वर्टिकल शियर है, हॉरिजॉन्टल भी शियर रहता है। तो ये जो वर्टिकल शियर है ये बीम को तोड़ने का काम करता है, वर्टिकली ये बीम को तोड़ने का काम करेगा। अभी तक हमने पढ़ा जो था वो हमारा बीम में ऐसे बेंडिंग आ रही थी, और इसके लिए हमने टेंसाइल स्ट्रेस जो टेंशन जोन में देखा, तो उसके लिए हमने मेन बार प्रोवाइड कर दी, इसको बोलते हैं मेन बार। लेकिन ये काम के लिए कौन रोकेगा, जो एडिशनली जो फोर्स आपका शियर फोर्स आ रहा है उसके लिए हमारी एक नई बार यूज होती है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों शियर बार। उसी को हम क्या कहते हैं, शियर बार। क्या कहते हैं दोस्तों, शियर बार। अब यहाँ पर कैलकुलेशन को समझना, यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर, अभी मैं शियर बार के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वैसे शियर बार आपकी इनक्लाइंड होती है, वर्टिकल स्टप होती है, एक बेंट अप बार होती है, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपसे पूछा जाए कि शियर बार या शियर इन्फोर्समेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम कहेंगे कि शियर फोर्स को रेजिस्टेंस देने के लिए, मतलब कि शियर फोर्स को झेलने के लिए। आप कहेंगे कि सर मेन बार से क्यों नहीं झेल पा रहे थे बार, क्योंकि मेन बार जो है ऑलरेडी बहुत सारा एंगेज है, बहुत सारा बिजी है, बहुत सारा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बहुत सारे टेंसाइल स्ट्रेस को झेलने के लिए बिजी है। तो शियर बार के लिए एडिशनल बार हमको डालनी पड़ती है, और आप सब लोग जानते हैं कि सर वो बार देखिएगा। नॉर्मली क्वेश्चन जो आता है सबसे पहले यहाँ पर पुटअप होता है क्वेश्चन, उस बात को समझना। जब हम बीम को डिजाइन करते हैं दोस्तों, तो ये बीम होता है सिंपली सपोर्टेड बीम विद सब्जेक्टेड टू यूडीएल, विद सब्जेक्टेड टू यूडीएल। और आप ये भी जानते हैं कि इस बीम में यहाँ पर एक्चुअली में केस सब लोगों को पता है, सभी लोगों को केस पता है कि सर ये होता है प्लस, तो ये होता है माइनस, और ये होता है WL/2, और ये होता है WL/2। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, ये SFD ये कहता है कि शियर फोर्स जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी हमारी सपोर्ट पर होगी। दूसरी तरफ आपने ये भी पढ़ा है कि सर एक्चुअली में इस केस में जनरली हम इसी को डिजाइन करते हैं, तो जहां पर मैक्सिमम शियर फोर्स 0 है ना,
यहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, मतलब कि ये वाला जो एक्सिस है यहीं पर WL²/8 यही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया। इवन आपके सपोर्ट है वहां पर आपके बहुत ही लीस्ट है, बहुत ही कम है, 0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो तरह की बार यूज होती है भाई, दो तरह की बार यूज होती है। देखिएगा बीम तुम्हारा कुछ ऐसे होगा, ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, इस बीम में दो तरह की बार आपको देखने को मिलेंगे, ये हो गई मेन बार, ये नीचे हो गई मेन बार। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये हैंगर बार होगी, और हैंगर बार और मेन बार के बाद बीच जो आपने बांधी होंगी ना ये बार, तो ये आपकी कहलाएंगी ये क्या है, ये पीली पीली जो आप देख रहे हैं ये है सर शियर बार। और इसको 3D में देखना चाहोगे तो आप कैसे देखोगे इसको 3D में, तो मैं बताता हूं आपको 3D में कैसे दिखेगा। 3D में ये कुछ ऐसा दिखेगा, 3 डायमेंशनल में ऐसा ऐसा दिखेगा। दिखेगा ये कुछ ऐसा, और यहां पर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये बार ऊपर तुम्हारी एडिशनली बार दिखेंगी ये ऐसे। इनको बांधने का काम किया गया होगा, ऐसा कुछ आप फील कर पाओ तो बढ़िया है, नहीं कभी कर पाओ तो कोई टेंशन नहीं, ऐसा फील ऐसा किया होगा, ये ऐसा बांधा होगा। ये मैं प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूं लेकिन आप समझ जाना। आपने देखा भी होगा यार, ये जो क्रॉस सेक्शन आप बनाते हैं ना, तो यही तो है वो, यहाँ मेन बार होती हैं, ऊपर तुमने हैंगर बार डाली हुई है, ऊपर तुमने हैंगर बार डाली हुई है, इनको तुम फिर इन येलो बार से बांध रहे हैं, ऐसे ऐसे बांध रहे हैं। ये तो देखा ही होगा आपने, ये वाली चीज की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर दो तरह की बार हो गई, एक शियर बार हो गई, एक मेन बार हो गई। हमें पता है कि शियर फोर्स के बचाने के लिए हमें ये पता लग गया कि सर शियर फोर्स से बचाने के लिए हमारी शियर बार लगेंगी, शियर बार बोलो या शियर इन्फोर्समेंट बोलो, और ये एक्चुअली में एक वर्टिकल लगती है, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री पर जो आप देख पा रहे हैं, एक इंक्लाइन लगती है, एक आपकी बेंट अप बार टाइप की होती है। उस पर मैं आ रहा हूं अभी, बस मोटे मोटे तौर पर समझो कि हम वर्टिकल स्टीरअप्स बस यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्टीरअप। वैसे 3 तरह की होती है वर्टिकल स्टीरअप। तो इसके लिए हम शियर बार यूज करेंगे शियर फोर्स को बचाने के लिए। और ये जो BMD है, बेंडिंग मोमेंट को बचाने के लिए हम कौन सी बार यूज करते हैं सर, उसको हम नाम देते हैं मेन बार, टेंसाइल बार या मेन बार, जो कि आप अभी तक पढ़ के आ रहे हैं जो कि आप अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इधर कहानी को समझना, हम जब एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसा डिजाइन जिसमें कम से कम पैसे में ज्यादा स्ट्रेंथ मिले, और हर एक सिविल इंजीनियर यही चाहता है ना। आप भी यही चाहोगे कि भाई हमारे बिना कोई कॉम्प्रोमाइज करते हुए, स्ट्रेंथ में बिना कोई कॉम्प्रोमाइज करते हुए हमारा पैसा भी बच जाए। यार ये बात तो सच है यार, वो कोई एक अच्छे इंजीनियर की वो नहीं है, एक अच्छे इंजीनियर की कहानी नहीं है कि आपने पैसा इतना सारा लगा दिया फिर खुश हुए जा रहे हैं कि हाँ हमने पैसा बचा दिया, पैसा बचा, नहीं। दिस इज नॉट द गुड इंजीनियर, दिस इज नॉट अ गुड प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर वो होता है अच्छा जब हमारा कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ हम दे पाए, डिजायरेबल स्ट्रेंथ हमारी दे पाए स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम देखेगा क्या करते हैं, जब हम शियर बार की बात करते हैं दोस्तों, जब हम शियर बार की बात करते हैं ना, मैं टॉप व्यू बता रहा हूं आपको। तो शियर बार के केस में जब हम बीम यूज कर रहे होंगे, ये बीम है सपोज दैट, तो सपोर्ट पे हम जो ये स्पेसिंग करेंगे कम से कम करेंगे। क्यों करेंगे उस बात को समझना। ये देखिएगा सपोर्ट पर इनको क्या है, स्पेसिंग खूब कम करेंगे, बहुत कम करेंगे सपोर्ट पे। ये देखो, ये देखो सेंटर के अबाउट स्पेसिंग हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर स्पेसिंग ऑफ द स्पेसिंग, हम क्या कहेंगे, स्पेसिंग ऑफ द शियर बार। तो हम क्या करेंगे, एट सेंटर, एट सेंटर और एट सपोर्ट, दो बातें होंगी। तो हम कहेंगे कि सर सेंटर पे हम क्या कहेंगे, तो सेंटर पर होगा सर, सेंटर की बात करें तो सेंटर पर होगा सर मोर, और हम कहेंगे कि सर सपोर्ट पे, तो सपोर्ट पर होगा लेस। ये मैं बात कर रहा हूं शियर बार की। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि यार सपोर्ट में सबसे ज्यादा इफेक्ट है शियर फोर्स का, तो वहां पर कम से कम स्पेसिंग होगी, तो स्पेसिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है नंबर ऑफ बार। स्पेसिंग कम करने का मतलब है कि नंबर ऑफ बार ज्यादा। भाई सपोर्ट पर आपका वैसे भी आपका शियर फोर्स कम है या बिल्कुल जीरो है,
तो आप थोड़ा बहुत स्पेसिंग रख दो बस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए बात को। इसको कहते हैं आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कहानी है दोस्तों स्पेसिंग आपकी मेन बार की, टेंसाइल रेनफोर्समेंट। मेन बार को दोस्तों टेंसाइल रेनफोर्समेंट भी बोला जाता है। अब टेंसाइल रेनफोर्समेंट के केस में क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। आप क्या करेंगे, अब अभी देखिएगा जरा ध्यान से, इस फिगर को रफली समझना है, ठीक है ना, इससे भावुक मत होना कि सर हम मिनिमम जो है स्पेसिंग सेंटर के अबाउट करेंगे और स्पेसिंग जो है ज्यादा हम करेंगे सपोर्ट के अबाउट। गजब हो गया सर। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, स्पेसिंग मेन बार जो या आप कहेंगे टेंसाइल एनफोर्समेंट या टेंसाइल बार, इस केस में हम सबसे पहले हम आते हैं कि सर अगर मैं बात करूं सेंटर पे, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर पे, फिर मैं करता हूं सपोर्ट पे, फिर मैं बात करता हूं सपोर्ट पे। तो सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर में क्या हो जाएगा सर, यहां पर लेस हो जाएगा और सपोर्ट में क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, सपोर्ट में हो जाएगा मोर। तो ये बात आप पहले से भी जानते थे, है ना, ये पहले से भी जानते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये थी कहानी दोस्तों आपकी शेयर और शेयर की कहानी, लेकिन एक मोटे मोटे इसमें क्वेश्चन आता भी है और आएगा भी, और आगे हमारा इसमें काम भी बना हुआ है, इस चीज पर काम भी बना हुआ है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारी शेयर की कहानी जो है वो यहां से होती है शुरू। अब नेक्स्ट शेयर की कहानी जो होती है दोस्तों हमारी शुरू होती है सबसे पहले हेट्रोजीनियस सेक्शन से। हेट्रोजीनियस सेक्शन, सबसे पहले होमोजीनियस पढ़ते हैं ना, हेट्रोजीनियस तो बाद में। होमोजीनियस सेक्शन, होमोजीनियस सेक्शन, होमोजीनियस सेक्शन। होमोजीनियस सेक्शन का मतलब है द सेक्शन मेड बाय ओनली ऑन वन मटेरियल, ओनली ऑन वन मटेरियल, ओनली वन मटेरियल। ऐसा कोई सेक्शन जो केवल एक मटेरियल से बना हो, जैसे स्टील है तो स्टील स्टील ही है, जैसे आरसीसी है तो आरसीसी दो मटेरियल से बना है, एक स्टील और एक कंक्रीट, है ना, तो इसको मत कर देना साथ में। जैसे इसकी अगर बात हो, अगर मैं होमोजीनियस सेक्शन की बात करूं तो इसमें देखिएगा कुछ कहानी अलग होती है। होमोजीनियस सेक्शन में बहुत आसान है। होमोजीनियस सेक्शन में क्या है कि एक्चुअली में यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनता है, नॉर्मल स्ट्रेस की, मैं यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, अरे ध्यान से बताओ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपने किसकी, यहाँ पर बात कर रहा हूँ शियर स्ट्रेस डायग्राम की, शियर स्ट्रेस की। चलो देखना ध्यान से। तो शियर स्ट्रेस कैसे बनता है इसमें ध्यान से देखना। शियर स्ट्रेस बनता है कुछ इस तरीके का, शियर स्ट्रेस बनता है कुछ इस तरीके का। तो हम कहेंगे कि सर ये जो स्ट्रेस डायग्राम है ये जो है ये टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स है। हम कहेंगे कि ये है सर बी, ये टोटल बी है, ये क्या है, बी है, समझ गए। एक सेकेंड, जला के मलक लेके मैं पता निकला, ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, ये होगा दोस्तों मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है आपका एवरेज शियर स्ट्रेस से निकलता है। ये तुम्हारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, इससे कंफ्यूज मत होना, ये क्या आंसर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है शियर स्ट्रेस डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहीं पर मैं आपको कहता कि सर जरा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, यहां पर मैं कहता कि सर जरा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाओ, तो मैं तुरंत कहता कि ठीक है रुको जरा बना के दिखाता हूं। तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा और फिर कुछ ऐसा, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे बनेगा दोस्तों। तो ये है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या है ना, कहानी क्या है, मान लेते हैं कि कोई आपका बीम है, जैसे कोई बीम है, सपोज दैट ये बीम है, ये बीम की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई बीम है सपोज दैट, इस तरह से एग्जांपल समझो, ये बीम है कोई,
बीम बता ही देता हूँ आपको। ये कोई बीम है, इस बीम में अगर ऊपर से अज्यूम करो ये बीम में कोई ऊपर से लोड आ रहा है, ये लोड आ रहा है, तो ये लोड आने के बाद ये सबसे पहले तोड़ने का कोशिश कहाँ पर करेगा, किनारों में या बीच में, तो बीच में तोड़ने का कोशिश करेगा उस वर्टिकल शियर से, शियर की मैं बात कर रहा हूँ, उस वर्टिकली जो शियर जनरेट हो रहा था सपोर्ट और ऊपर के लोड से, वो जो आपकी एल्जेब्रिक सम था आइदर लेफ्ट और राइट वाला जो फोर्स था शियर फोर्स, तो बीचों बीच टूटेगा। तो यही देखा जाता है कि बीच में टूटने का मतलब है मैक्सिमम आया होगा, तो यही है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बीचों बीच आपने लिया है। एक्चुअली एक्चुअली में टाउ मैक्स का एक रिलेशन आता है, शायद आप जानते हो या ना जानते हो। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है ये होता है हमारे पास 3/2 टाइम्स ऑफ दी टाउ एवरेज। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप देखें रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस का जो रेशियो रहता है ये 1.5 रहता है। तो ये तो थी आपकी शियर स्ट्रेस की बात। अब आते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि बीम है ये ऐसा सैगिंग होगा, यहाँ पर आपका ये जो प्लेन है आपका न्यूट्रल प्लेन, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस जो है यहाँ पर आपको ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस मैक्सिमम, नीचे नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेस नीचे। तो ये तो मैंने पहले भी समझाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो इधर ये बेंडिंग स्ट्रेस है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके बेंडिंग इक्वेशन काम करता है M/I = σ/y। यहाँ से अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो आप निकाल सकते हैं M/I × y, या आप बोल सकते हैं इसको M/Z = ये तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाएगा। शियर स्ट्रेस निकालने का और भी एक तरीका है कि जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकालते हैं तो ये आता है सर शियर फोर्स इंटू A × y बार अपॉन I × B V यहाँ पर शियर फोर्स होता है टोटली कितना लग रहा है, A का मतलब होता है A × y बार का मतलब है मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, और जब I की बात करते हैं तो I होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पर B जो है B तुम्हारा विड्थ ऑफ द सेक्शन है। ऐसे ही सेम बेंडिंग स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है Z जो है ये सेक्शन मॉडुलस होता है। भाई सेक्शन मॉडुलस आप पहले से ही जानते हैं कि सर ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन y होता है, और y का मतलब तो होता ही है क्या, न्यूट्रल एक्सिस से लेकर टॉप तक की डिस्टेंस, है ना। तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई हैं यहाँ तक। ये केवल आपका अभी होमोजीनियस सेक्शन क्लियर हुआ है, केवल होमोजीनियस सेक्शन क्लियर हुआ है। हेट्रोजीनियस सेक्शन पर आते हैं। हेट्रोजीनियस सेक्शन सेकंड नंबर है, हेट्रोजीनियस सेक्शन। हेट्रोजीनियस सेक्शन, हेट्रोजीनियस सेक्शन, ठीक है। हेट्रोजीनियस सेक्शन क्या है, हेट्रोजीनियस सेक्शन चलिए हेट्रोजीनियस को पढ़ते हैं। अब हेट्रोजीनियस में क्या है ना, एक्चुअली में भाई हेट्रोजीनियस का मतलब होता तो है आरसीसी सेक्शन, होता तो आरसीसी सेक्शन ही है। जैसे कि हम कहें कि न्यूट्रल एक्सिस है और देखते रहिए, जैसे कि हम कहें कि ये तुम्हारी बार का सेंट्रोइडल एक्सिस है, टेंशन बार जो है उसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, देख सकते हैं आप। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बार हो गई आपकी। तो IS कोड 456 ये कहता है कि एक्चुअली में जब हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, हेट्रोजीनियस सेक्शन का मतलब वो सेक्शन होता है जो कि दो या दो से अधिक मटेरियल से बनाया गया हो, जैसे कि आरसीसी इसका प्रमुख एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस सेक्शन, या आप इसको लिख सकते हैं आरसीसी का सेक्शन। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है उसको समझना, ये बना भी है कई दफे। क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से देखना। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ, बिल्कुल आप तसल्ली की तरफ देखें।
ये दोस्तों आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे बनता है, इधर रेक्टेंगल इधर पैराबोलिक, और आपको दिख भी रहा है। मतलब कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनता है किसी आरसीसी सेक्शन के लिए, तो दोस्तों सब लोग जानते हैं कि ये होता है न्यूट्रल एक्सिस, आप सब जानते भी हैं, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या है आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये देखा गया है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, एक्चुअली में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये न्यूट्रल एक्सिस जा रही है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो वेरिएशन है ये है पैराबोलिक वेरिएशन, इसको बोलते हैं पैराबोलिक वेरिएशन। और न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे है वेरिएशन, इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर वेरिएशन, है दिख भी रहा है आपको, ये है रेक्टेंगुलर वेरिएशन। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इन केस ऑफ द आरसीसी सेक्शन व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन अबव द न्यूट्रल एक्सिस और इन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ऐसा पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बस डायग्राम याद है तो आपका काम बन जाएगा, डायग्राम से ही काम बन जाएगा काफी हद तक। समझ रहे बातों को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात को, चलेगा। तो यहाँ पर भले हम इसको डिजाइन में तो इसको कांस्टेंट लेके चलते हैं, पूरा का पूरा कांस्टेंट लेके चलते हैं, फिर उस पर आऊंगा मैं, मतलब कि इसको टोटली ऐसा ही मान के चलता है, फिर ऐसा ऐसे मान के चलता है, ठीक है। चलिए उस पर आऊंगा मैं आगे। ये तो थी डियर स्टूडेंट आपकी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, ये थी आपकी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। आगे बढ़ते हैं, डिजाइन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि डिजाइन आप कैसे करते हैं इसको, और डिजाइन के कुछ स्टेप हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, और वो डिजाइन स्टेप क्या हैं उस पर आते हैं। चलिए, डिजाइन ऑफ दी बीम फॉर दी शियर शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। यहीं से आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि डिजाइन आप जब करते हैं, डिजाइन ऑफ बीम फॉर शियर, डिजाइन ऑफ बीम फॉर शियर, शियर के लिए कैसे डिजाइन करेंगे। शियर के लिए डिजाइन करने का मतलब है कि शियर के लिए आपको परफेक्टली बीम को कैसे चेक करना है, कैसे उसका तैयार करना है, क्या क्या चीजें उसमें देखनी होती हैं, वो सब तमाम बातें हमको देखनी होंगी। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप, भाई शियर फोर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो शियर फोर्स ही तो पता होना चाहिए, सबसे पहले तो शियर फोर्स ही पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे टू फाइंड दी शियर फोर्स, टू फाइंड दी मैक्सिमम शियर फोर्स, क्योंकि अगर हम डिजाइन मैक्सिमम शियर फोर्स के लिए करते हैं तो छोटा मोटा शियर फोर्स तो हम झेल ही लेंगे, ये आप सब लोग जानते हैं। कहने का मतलब है कि ये तुम्हारे पास बीम है दोस्तों, और शियर फोर्स की कहानी तो आप पहले से जान चुके हो भाई, पहले से ही जान चुके हो कि मैक्सिमम शियर फोर्स आपका कहां पर आ रहा है, सपोर्ट पर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं तो ये आपका सपोर्ट, अरे ये एक सपोर्ट ये है, और दूसरा सपोर्ट यहां पर ये है, हो गए दो सपोर्ट, वेरी गुड। हम कहेंगे कि सर एक्चुअली में हम जो कैलकुलेशन करते हैं ना शियर फोर्स की, मैक्सिमम शियर फोर्स, तो क्रिटिकल जो सेक्शन माना जाता है वो डी डिस्टेंस पर माना जाता है सपोर्ट के एंड से। ये आपका पूछा भी जाता है क्रिटिकल सेक्शन, दिस इज द डी डिस्टेंस, दी इज द इफेक्टिव डेप्थ, दी इज द इफेक्टिव डेप्थ, जी। तो ये डिस्टेंस जो है दोस्तों आपकी इफेक्टिव डेप्थ के बराबर लिया जाती है। कोड ये कहता है, भाई बात भी सच है, बात कोई गलत भी नहीं है, बात भी तो सच है। कोड ये कहता है कि एक्चुअली में हमारे पास जो मैक्सिमम सपोर्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है शियर फोर्स का, वो सपोर्ट पर रहता है, सपोर्ट के नियर अबाउट रहता है, क्योंकि आपके सेंटर के अबाउट वैसे भी शियर फोर्स आपका खत्म था, जीरो था। वो सिचुएशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। कितने तक रहता है सबसे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, सपोर्ट से कितने तक रहता है। देखिए यार, सपोर्ट पर जो बीम है यहां पर भी बचा लेगा शियर में इफेक्ट, लेकिन टेंशन तुम्हारा यहां पर कहीं होगा, इतने पार्ट में, या इधर से भी हम जाएं डी डिस्टेंस, इतने पार्ट में आपका बहुत ज्यादा खतरा है शियर फोर्स के इफेक्ट का। आपने देखा भी होगा यहीं से क्रैकिंग पड़ना शुरू होता है, यहीं से क्रैकिंग पड़ना शुरू होता है। हम पढ़ेंगे अभी शियर के कारण क्रैकिंग पड़ना शुरू हो जाती है, उसके लिए हम अभी बार डालेंगे, फिर उस बार डालने से फिर बच जाता है। तो हम सबसे क्रिटिकल सेक्शन जो मानेंगे सपोर्ट से डी डिस्टेंस मानेंगे। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इज द डिस्टेंस डी। हम कहेंगे क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर, हम लिखेंगे यहां पर क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर
for shear in beam is at beam beam is at distance d, at distance d। और आप बोलेंगे सर ये d क्या है, तो d बोलेंगे आप दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। एक्चुअली d क्या है दोस्तों, एट d फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, d देखना, लेकिन कहां से d, फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट। पूरा कर देना इसको सेंटेंस को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फेस ऑफ सपोर्ट का मतलब है, इसको कहा जाता है फेस ऑफ सपोर्ट दोस्तों। ये देखिएगा फेस ऑफ सपोर्ट, ये वाली जो चीज है यहाँ पर, ये इससे कहा जा रहा है। चले मैक्सिमम शियर फोर्स, वैसे भी आप जानते हैं कि सर इसको हम v से डिनोट करेंगे, लेकिन ये हो जाएगा WLX/2, क्योंकि मैक्सिमम शियर फोर्स यही है, लेकिन ये WSM के आधार पर है, इसको WLSM के आधार पर कहेंगे। लेकिन यही चीज जब हमारा VU मैक्स हो जाएगी LSM के आधार पर, तो ये W भी अल्टीमेट लोड हो जाएगा, लोड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके 1.5 का मल्टीप्लाई, और दिस इज अपॉन 2। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कुछ ऐसे आपका पहले कैलकुलेट हो जाएगा। भाई आप डिजाइन कर रहे हैं तो पहले शियर फोर्स की गणना, मतलब कि कैलकुलेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कर दिया आपने, वेरी गुड। तो पहले आपने काम ये कर दिए भाई। तो मैक्सिमम शियर फोर्स जैसे ही आएगा, अरे मैक्सिमम शियर फोर्स जैसे ही आएगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप पर दौड़ना है। सेकंड स्टेप पर जब हम जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अब शियर फोर्स तो चलो निकाल दिया, हम शियर स्ट्रेस आएंगे, और शियर स्ट्रेस होगा नॉमिनल शियर स्ट्रेस। सेकंड नंबर को जो शियर स्ट्रेस होगा, मतलब कि सेकंड स्टेप में, वो होगा नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस कैसे निकालते, इसको डिनोट करते हैं टाउ v से, ये हो जाएगा शियर फोर्स अपॉन दी b इंटू डी से, न्यूटन पर स्क्वायर में निकलेगा ऑब्वियसली। समझ गए बात को, न्यूटन पर स्क्वायर में निकलेगा। देखो सेकंड स्टेप पर ये हैं हम, सेकंड स्टेप में हम कहेंगे कि v इज इक्वल टू, आपने शियर फोर्स निकाला ही था क्या, बिल्कुल, टाउ v इज इक्वल टू हम कहेंगे कि सर v अपॉन बी इंटू डी करो। और सर ये तो है आपका, ये तो है WSM में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। और LSM में सर हम क्या करते हैं कि टाउ v इज इक्वल टू VU होता है, अल्टीमेट शियर फोर्स अपॉन बी इंटू डी। तो ये सर LSM में है ना। तो ये बात तो आप पहले ही जानते थे, लेकिन दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना, आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि टाउ v किसी भी अवस्था में, टाउ v, मैं एक ही को लिख रहा हूं बार बार, टाउ v एक ही WSM से LSM से जोन से कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि केवल फर्क है, तो बस VU का अल्टीमेट वाला बस लिखना है। मैं टाउ v बस लिख रहा हूं। किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में ये जो टाउ v है ना, कुछ भी हो जाए, ये टाउ v आपका बड़ा नहीं होना चाहिए टाउ c मैक्स से, या टाउ c मैक्स से आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में टाउ c मैक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ c मैक्स, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ c मैक्स। अब आप कहेंगे कि टाउ c मैक्स क्या है, ये तुम्हें डिफाइन करता है कि टोटल स्ट्रेंथ कंक्रीट की। देखिएगा ये इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ c मैक्स, मतलब कि टाउ भी तुम्हारा एक तरह का एक्सटर्नल इफेक्ट है, एक्सटर्नल इफेक्ट, क्योंकि वो डब्ल्यू पर डिपेंड कर रहा है। टाउ सी मैक्स एक कैपेसिटी, अभी थोड़ा देर के लिए आप टाउ सी मैक्स को ये समझो कि ये क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है या मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ है कि कितना हमारा जो बीम सेक्शन है या रिइंफोर्समेंट है वो ले पाते हैं। हम लिखेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टेक द बीम विद शियर इन्फोर्समेंट। मैं ये लिख सकता हूं टाउ सी मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टेक, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टेक बाय बीम विद शियर एनफोर्समेंट, विद शियर एनफोर्समेंट। यहां से अब डेफिनेशन खत्म हो जाती है, मतलब यहीं से आपकी डेफिनेशन और ज्यादा बढ़िया से समझ आती है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टेकन बाय द बीम विद दिस शियर एनफोर्समेंट, या आप ऐसा भी इसको कह सकते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बीम सेक्शन विद प्रोवाइडिंग दिस शियर एनफोर्समेंट। भाई आप अगर शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो मेन बार तो प्रोवाइड करनी है, उसके साथ शियर एनफोर्समेंट, मान लेते हैं कि आपने वर्टिकल स्टप लगाई या इंक्लाइन बार लगाई, जो भी लगाया, तो उसके साथ भी जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तब जाके शियर की कैपेसिटी आपकी बन रही है, उसी को बोल रहे हैं टाउ सी मैक्स। और गजब हो गया, टाउ सी मैक्स से भी ज्यादा आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है भाई। देखो आपके पास बीम था,
आपकी केवल अभी मेन बार प्रोवाइड थी, शियर फोर्स बड़ा होगा, शियर का इफेक्ट बड़ा होगा, तो आपने इसमें आपने शियर बार भी डाल दी। तो इसका मतलब जब आपने शियर बार भी डाल दी तो कितना झेल पा रहा था, ये इतना स्ट्रेस झेल पा रहा था, इसको टाउ सी मैक्स कर रहे हैं। या आप इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि इतनी स्ट्रेंथ इसकी बन चुकी थी, टाउ सी मैक्स इतनी स्ट्रेंथ इसकी बन चुकी थी। उसका कोड डिफाइन करता है, एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको कितनी आती है। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल इफेक्ट जो टाउ भी है ये इससे भी ज्यादा हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर रीडिजाइन करना पड़ेगा। अगर माना ऐसा होता है कि टाउ भी इससे ज्यादा आता है, मान लेते हैं यहां पर मैं एक स्टार का पॉइंट लिख रहा हूं, अगर वैसे तो होना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, लेकिन खुदा न खास्ता कभी हो गया, इफ टाउ वी, यहां पर लिख रहा हूं इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। दोस्तों इसमें हमारा कोई भी उपाय नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है इसमें कोई भी उपाय नहीं है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे में कोई उपाय नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, हम लिखेंगे देयर इज नो अदर ऑप्शन, इस दौरान हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, सो दैट रीडिजाइन द बीम। जब बार भी डाल दी, शेयर बार भी डाल रखी है, उससे भी रेजिस्टेंस नहीं हो पा रहा, उससे भी ज्यादा शेयर फोर्स आ रहा है, तो अब क्या करें, तो आप क्या करेंगे, आप रीडिजाइन करेंगे, ठीक है ना। सो चेंज द साइज ऑफ बीम या रीडिजाइन द बीम। रीडिजाइन का मतलब आप सभी लोगों को समझ होगा या नहीं होगा, रीडिजाइन का मतलब होता है चेंज द साइज ऑफ बीम। सर साइज चेंज करने से क्या पड़ेगा फर्क, चेंज साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ बीम को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा सर, बता सकते हो। मैं बताता हूं आपको, देखो देखना मोटे मोटे तौर पर, वैसे आपको यहीं पर समझ आ जाता हो, कोई बात नहीं। इधर देखो, टाउ इज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन एरिया बी इंटू डी हमने किया। दोस्तों ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको टाउ सी मैक्स से भी ज्यादा आ रहा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शियर बार ऑलरेडी पड़ी हुई थी, उसको डालने के बाद भी स्ट्रेंथ जो आई थी टाउ सी मैक्स उससे भी ज्यादा आ रहा है। तो उस दौरान एक ही ऑप्शन बचता है, कह भी रहे हम देयर इज नो अदर ऑप्शन, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इस साइज को, ये है ना साइज, इस साइज को खूब बढ़ा दें, इस साइज को दोस्तों हम खूब बढ़ा दें, इस साइज को क्या हो जाए, खूब बढ़ा दें। और जैसे जैसे साइज बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता रहेगा दोस्तों, तो आपका टाउ वी घटता रहेगा, क्या टाउ वी क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। तो बस एक ऐसा समय आएगा कि टाउ वी आपका टाउ सी मैक्स के नीचे पहुंच जाएगा, तो उस दौरान हम कहेंगे कि सर हमारे पास ये बीम फिर से डिजाइन के लायक हो चुका है, हम कहेंगे कि सर बीम आपका डिजाइन के लायक हो चुका है। समझ गए बात को, क्लियर हो रहा है। तो ये टाउ सी मैक्स की कहानी ये थी भाई, टाउ सी मैक्स की कहानी ये थी। टाउ सी मैक्स पूरे बीम की वो स्ट्रेंथ है, या पूरा बीम इतना स्ट्रेस झेल पा रहा है मैक्सिमम, जबकि उस समय आपकी बार भी प्रोवाइड है, शेयर बार भी प्रोवाइड है, तो मैक्सिमम लिमिट है, उससे भी ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। लेकिन अगर हो जाता है तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है, अगर हो जाता है तो मैंने ऑप्शन आपको बता दिया दोस्तों, समझ गए बात को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप टाउ सी मैक्स की एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक टाउ सी मैक्स की जो टेबल है कोड देता है, तो इसको लिखते हैं हम वैल्यू ऑफ टाउ वी, यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ टाउ सी मैक्स। इस ये तुम्हारा कोड में रहता है, इसको निकालने की कतई जरूरत नहीं है, ये आईएस कोड में रहेगा। एक जगह लिखूंगा मैं टाउ सी मैक्स का वैल्यू, और एक जगह लिखूंगा मैं ग्रेड का वैल्यू, एक जगह मैं लिखूंगा ग्रेड, किसका, कौन सा ग्रेड, सर कंक्रीट का ग्रेड। इसलिए ध्यान से देखते रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों M10 की, बात करूंगा M15 की, सॉरी। तो एक्चुअली मैं M15 की पहले मैं बात करूंगा, लेकिन सवाल ये है ना, टाउ मैक्स की एक काम करता हूं मैं, इसको वर्टिकली बनाता हूं टेबल को, इस टेबल को याद रखना भाई, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल को देते हुए काम आएंगे। इधर मैं ग्रेड लिख रहा हूं, और एक काम करता हूं, क्योंकि टाउ सी मैक्स की वैल्यू अलग अलग रहती है एक्चुअली WSM और LSM में, तो आपको तकलीफ ना हो, इसकी मदद से आपको याद रहेगा। WSM में अलग रहता है भाई, मतलब कि वर्किंग स्ट्रेस में अलग रहता है मेथड वैल्यू, और LSM में अलग रहती है वैल्यू, होगी वही, होगी क्या, यहाँ पर टाउ मैक्स ही मैं लिख रहा हूँ, टाउ सी मैक्स है, ये भी टाउ सी मैक्स है, और ये भी टाउ सी मैक्स है, ठीक है ना। LSM में अलग है इसलिए मैं अलग लिखा रहा हूँ। वैल्यूज किस में होंगी, दोनों जगह न्यूटन पर mm स्क्वायर में, स्ट्रेस है भाई फोर्स अपॉन एरिया वाला। तो चलिए सबसे पहले जो बात करता हूं दोस्तों M15 की बात करूंगा,
फिर मैं बात करूंगा M20 की दोस्तों, फिर मैं बात करूंगा M25 की, फिर मैं बात करूंगा M30 की। ये हैं कुछ ग्रेड जो आपको याद रखने हैं। फिर मैं बात करूंगा M30 के बाद M30, इसको ऊपर लिखो सर, M30 के बाद M35 और फिर M35 से ऊपर M40, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा M40, जनरली आपके यहीं तक पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले M15 की बात करेंगे, फिर M20 की बात, फिर M25 की बात, फिर M30 की बात, और फिर M35 की बात, और फिर M40 की बात। ध्यान से देखते रहो, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों M15 के लिए टाउसी मैक्स का रेंज कितना होगा। तो ये हो जाएगा 2.5 सॉरी 1.6 और ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1.9, ये हो जाएगा आपका 2.2 M25 के लिए। नेक्स्ट लिखा रहा हूँ आपको M30 के लिए 1.8 है ये 1.8, और यहाँ पर होगा आपका 1.9, ये हो जाएगा आपका 2.2 या 2.3, ठीक है ना। नेक्स्ट 2.3 और लास्ट होगा 2.5, ठीक है। ये है भाई रेंज, ये फाइनल रेंज मैंने लिख दी है। नेक्स्ट हम आते हैं 2.5, 2.8 है, यहाँ पर आ जाता है आपका 3.1, इधर आ जाता है 3.9, 3.1 आपका M25 के लिए। फिर आता है दोस्तों आपका 3.5, 3.7, ये आ जाता है आपका 3.5 इसके लिए। फिर आता है आपका 3.7 और फिर आता है 4.0, मतलब कि 4.0, ठीक है ना। ये आ जाता है आपका 4.0 या 4। तो ये है भाई टेबल। एक बार पूरी टेबल को रिपीट कर रहा हूँ कि M15 के लिए 1.6 टाउ सी मैक्स का वैल्यू WSM में, 20 के लिए 1.8, M25 के लिए 1.9, M30 के लिए 2.2, 2.3 एंड 2.5 फॉर द M40। अगर आप देखें LSM में तो 2.5, फिर 2.8, फिर 3.1, फिर 3.5, 3.7 और 4। आपकी ये टेबल भी याद रखनी है। चलिए, ये तो थी बातें आपकी किसकी, टाउ सी मैक्स की। नेक्स्ट आते हैं टाउ सी मैक्स के बाद जो है ना, हमको देखना है एक्चुअली में, अब देखेगा कहानी अब शुरू होती है दोस्तों। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालनी है हमको। एक बार चेक करते हैं कि कंक्रीट कितना शियर स्ट्रेंथ देख रहा है। तो हम लिखते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। भाई इतना तो पता है ना हमको कि कंक्रीट भी कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेंथ देगा, इतना पता है कि नहीं पड़ रहा है। विदाउट शियर एनफोर्समेंट, शियर एनफोर्समेंट को हटा के एक्चुअली में कितना डाल रहा हो, कितना आपका ये स्ट्रेंथ दे रहा होगा। तो हम लिखेंगे विदाउट शियर एनफोर्समेंट, शियर एनफोर्समेंट, शियर एनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट विदाउट द शियर, मतलब कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट द शियर एनफोर्समेंट। भाई आपको पता तो इतना है ही ना कि कंक्रीट का सेक्शन है, कंक्रीट के सेक्शन में मेन बार हो गई, ठीक है, हैंगर बार हो गई, यहाँ पर एक कंक्रीट तो होगा। अभी आपने शियर बार नहीं डाली है तो कंक्रीट भी तो कुछ शियर स्ट्रेंथ देगा। ऐसा थोड़ी ना कि कंक्रीट कोई रबड़ है, कोई कागज है, कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेंथ दे रहा होगा, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और बिना शियर बार के, शियर बार को हटा दो अभी, तो बिना शेयर बार के दोस्तों हमारे कितनी स्ट्रेंथ देगा। हम बोलेंगे सर ये डिपेंड करता है किस पे, उसको हम उसको डिनोट करेंगे टाउ सी से, जो हमने कहा है ना कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, इसको टाउ सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में हम सब लोग जानते हैं कि यार कंक्रीट भी तो क्या करेगा, कंक्रीट टेक द सम शियर स्ट्रेस विदाउट द शियर एनफोर्समेंट। हम जानते हैं कि कंक्रीट क्या करेगा, कुछ शियर स्ट्रेस झेलेगा। लेकिन ये जो शियर स्ट्रेस है दोस्तों, ये टाउ सी से डिनोट करते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं टाउ सी से। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामों में भी है कि सर ये टाउ सी किन दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे कि सर टाउ सी जो है डिपेंड्स ऑन द two factors. First factor, this is the grade of concrete, first one grade of concrete, first one concrete के ग्रेड पर, और दूसरा है टेंसाइल रेनफोर्समेंट, या हम कहेंगे कि सर परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट। हम लिखेंगे सर परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं मैं, टेंसाइल रेनफोर्समेंट ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बात आपको भी समझ आएगा। आपको याद हो एक टेबल IS कोड 456 की एक टेबल होती थी,
अगर आपने कभी डिजाइन किया ना शियर के लिए बीम को, कभी पढ़ा है कॉलेज में, तो आपको याद आ रहा होगा कि सर एक्चुअली में हम एक टेबल देखते थे, एक टेबल की मदद से पता लगता था। हम सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते थे। परसेंटेज ऑफ स्टील तो हमको पता रहता था कि सर हम परसेंटेज ऑफ स्टील तो ऐसे निकालते थे सर, AST एरिया ऑफ स्टील अपॉन BD इंटू 100 करके निकालते थे। ये आपका कुछ वैल्यू आता था 0 पॉइंट समथिंग कुछ करके आता था। तो एक जगह हम परसेंटेज ऑफ स्टील लिखते थे उस टेबल में, मतलब कि उस टेबल में जो दिखता था इस सेक्शन में, इधर तो परसेंटेज ऑफ स्टील दिखता था, इधर ग्रेड दिखते थे। अब ग्रेड 15 का कॉलम अलग होगा, 20 का कॉलम अलग होगा, 30 का अलग होगा, तो जोन सा आपका ग्रेड है उसी में देखना होता था परसेंटेज ऑफ स्टील। और परसेंटेज ऑफ स्टील आपको कहां से निकालना था, एरिया ऑफ स्टील, नंबर ऑफ बार आपको पता रहेगा, एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील भी निकल जाएगा। तो जैसे मैं कहूं M20, तो यहां पर आपको वैल्यू मिल जाती थी किसकी, टाउसी की वैल्यू जाती थी, किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आपका कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो यही बेस पर आता है। आपसे पूछा भी जाता है कि भाई बताएगा टाउसी, आप कहते थे सर इसको शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउसी विदाउट द शियर एनफोर्समेंट यूज्ड, तो आप कहते थे कि इट टोटली डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर, वन इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड सेकंड वन इज द परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट। दोस्तों ये होती थी बात। अब आते हैं कि सर एक्चुअली में जो टाउ मतलब कि शियर जो ये बात हुई है शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, हम कहेंगे कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगर आपको कभी जीवन में निकालना है, यहां पर लिख रहा हूं आगे, अगर आपको शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना है तो आप निकाल भी तो सकते हैं इसको। मैं कहूं कि मुझे शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना है सर, क्या निकालना है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना है। आप क्या बोलोगे सर निकाल दो, कौन सी बड़ी बात है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिस इज इक्वल टू व्हाट सर, एक तो आप टाउ सी कर दो और दूसरा सर बी कर दो और दूसरा डी कर दो, यही तो आ जाएगा। मतलब कि मैं लिखूंगा आगे जाके कि वी सी इज इक्वल टू टाउ सी बी इंटू डी। कितने लोगों को समझ आई ये बात, आई नहीं होगी, समझ आई नहीं होगी क्योंकि दिमाग लगाया नहीं है, लगाते हैं दिमाग, चलो देखते हैं। टाउ वी सी दिस इज द शियर इन्फोर्समेंट, सॉरी दिस इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दिस इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दोस्तों शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है ना, क्लियर है यहां तक समझ गए आप। तो ये आपका क्या चल रहा है अभी, ये आपका स्टेप नंबर किस में चल रहा था, ये टाउसी मैक्स हो गया, यहां तक पहले स्टेप आपका हो गया खत्म, सेकंड स्टेप हो गया, यहां पर आपने टाउसी मैक्स की वैल्यू दे ली, यहां से तीसरा स्टेप शुरू हो चुका था आपका, जो शियर स्ट्रेंथ है ना, ये तीसरा स्टेप यहां से आपका शुरू हो चुका था। तो तीसरे स्टेप में आपने क्या सीखा कि कंक्रीट के अंदर कितनी शियर कैपेसिटी है, कितना शियर को झेल सकता बिना किसी रेनफोर्समेंट के अभी लगाए हुए, रेनफोर्समेंट नहीं लगाया है तो उसके बिना आप कितनी शियर स्ट्रेंथ झेल पा रहे हैं। तो ये आपने देख लिया कि इस तरह से टाउसी, कहने का मतलब ये है ये आपका VC हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। VC का मतलब है शियर स्ट्रेंथ या शियर फोर्स टेकन बाय द कंक्रीट ओनली, समझ गए आप, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो अभी आपने यहां पर लिख देता हूं मैं, अभी यहां पर आपने क्या देख लिया कि शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ का मतलब शियर फोर्स कितना ले रहा है कंक्रीट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपने चौथे नंबर स्टेप, तीसरे नंबर स्टेप से सीख लिया है कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है ना, यही था ना, ये तो सीखा आपने। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिस इज द टाउ सी इज इक्वल टू, सॉरी टाउ सी नहीं, VC इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेंथ ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। भाई आप कंफ्यूज मत होना भाई इससे, क्योंकि मैं दो जगह लिख रहा हूँ शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो इसको टाउ सी ना लिखकर इसको क्या करो आप, इसको VC कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब है कितना फोर्स ले पा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इसको VC। टाउसी का मतलब क्या है, मैंने लिखा है क्या कहीं टाउसी, टाउसी लिखा है कहीं, चलो मैं इधर लिख देता हूं कि टाउसी क्या है। टाउसी क्या आपका, टाउसी आपका कितना स्ट्रेस ले पा रहा है, स्ट्रेस टेकन बाय कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेस बोल सकते हैं, विदाउट वही विदाउट शियर इन्फोर्समेंट, विदाउट शियर इन्फोर्समेंट, विदाउट शियर रिइंफोर्समेंट, ये है दोस्तों, ठीक है चलेगा। अब आते हैं कि सर VC इक्वल टू आपने लिख ही दिया है टाउस इंटू BD, लेकिन आपको एडिशनली एक चीज तो पता लगी गई है कि भाई दो चीजें हैं आपकी,
जो टोटल शियर फोर्स होगा, इधर लिख रहा हूं मैं, स्टेप नंबर नेक्स्ट पर भी जाने वाला हूं, जो टोटल शियर फोर्स होगा, कुछ तो भैया कंक्रीट ले ही रहा है, लेकिन कुछ हमें एडिशनली बार भी लगानी पड़ेंगी, और उस बार को बोला जाएगा क्या, उस बार को बोला जाएगा शियर एनफोर्समेंट। आप जानते ही है। नेट शियर फोर्स टू बी रजिस्टर्ड बाय दिस शियर एनफोर्समेंट, मैं कहूंगा नेट शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट, शियर एनफोर्समेंट, क्योंकि यार अकेला तो कंक्रीट के बस का है नहीं ना, और जो मेन बार है आपकी टेंसाइल एनफोर्समेंट बार, वो आपकी ऑलरेडी फिक्स है, ऑलरेडी जो है व्यस्त है टेंसाइल स्ट्रेस को लेने के लिए, तो टोटल जो शियर फोर्स है उसके लिए हमें एडिशनल बार तो लगाया ही जाना पड़ेगा। अब ये हमारा VC जो है वो उतना स्ट्रेंथ है जो बिना बार के, बिना एडिशनल इन्फोर्समेंट के, शियर इन्फोर्समेंट के लगाए हुए आपकी आ रही है कैपेसिटी, और प्लस आपको शियर इन्फोर्समेंट जो आप डाल रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, स्ट्रेंथ VS, तो टोटल शियर फोर्स आपका यही होगा। तो हम कहेंगे कि टोटल शियर फोर्स, दिस इज दी शियर कैपेसिटी, मतलब कि शियर रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट एंड शियर रजिस्टर्ड बाय द शियर एनफोर्समेंट। समझ गए बात को? किसी कोई टेंशन? क्लियर है यहां तक? कोई समस्या नहीं है सर। हमने अभी जस्ट पहले दो बातें सीख ली हैं भाई, ध्यान से समझना, मैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल रहा हूं। सर हमने देखा कि टाउ V इज इक्वल टू V अपॉन BD, यहीं से सर एक्चुअली में टाउ C इज इक्वल टू इनडायरेक्टली हमने देखा VC अपॉन BD। गजब हो गया सर। अगर मुझे चाहिए यहां पर ये तुम्हारा, अगर मैं कहूं इनडायरेक्टली कि सर कितना ये जो चीज है आपका नेट शियर एनफोर्समेंट या नेट शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय द शियर एनफोर्समेंट, दिस इज द VS क्या, और VS इज इक्वल टू मुझे कोई भी निकालना है तो टोटल शियर फोर्स में से शियर फोर्स टेकन बाय या शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट निकालना पड़ेगा। अगर यहां पर देखा जाए तो आप V का वैल्यू जो है यहां पर देख सकते हैं टाउ V इंटू BD, और यहां से VC इज इक्वल टू देखा जाए तो टाउ C इंटू BD। तो भैया आप क्या करेंगे, V का मान रखेंगे और वहां से VC का मान रखेंगे, तो यहां से पाओगे आप क्या, BD को कॉमन, तो टाउ C V का मान हो जाएगा टाउ V है टाउ V माइनस टाउ C, तो टाउ V माइनस टाउ C इंटू B इंटू D। तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से तैयार VS का, और VS तो आप जानते ही हैं कि कितना होगा, तो यहां से आपको निकल गया है। अरे मान लो कि आपका टोटल शियर फोर्स जो कैलकुलेशन पहले नंबर स्टेप में आया था वो 150 का आया, पहले नंबर जो कैलकुलेशन आपने की पहले स्टेप में, तो शियर फोर्स 150 आया, उसमें से आप बोलोगे सबसे पहले कि सर VC कितना आया होगा, तो VC मान लेते हैं कि 100 आया है एग्जांपल के लिए, तो इसका मतलब 50 कौन ले रहा होगा, 50 कौन लेगा, ले नहीं रहा होगा, लेगा कौन, कौन लेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि टोटली पहले नंबर जो कैलकुलेशन आप करोगे पहले स्टेप में वो टोटल शियर फोर्स आप कैलकुलेट करोगे। एग्जांपल के लिए 150 आ गया, तो भाई आपने फिर देखा कि भाई VC बताओ पहले कि शियर स्ट्रेंथ कितना झेल रहा है, क्या पता झेल ले, क्या पता उतना झेल ले कि एडिशनल लगाने की जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं कि आपका VC जो आया 100 आया, मतलब कि कंक्रीट केवल 100 झेल रहा है, तो बेटा जो 50 जो एडिशनली लगने वाला है स्ट्रेस शियर फोर्स, उसको कौन झेलेगा, तो उसके लिए हमें एडिशनल बार डालनी पड़ेंगे। अब कुछ भी करो, उसी बार को तो हम शियर इन्फोर्समेंट कह रहे हैं, और शियर इन्फोर्समेंट के लिए ही तो आप इसको कह रहे हैं कि VS है ना, तो यही तो बात है यार, कोई नई बात थोड़ी है जी, कोई नया काम थोड़ी है। समझ गए बात को? कोई समस्या यहाँ तक नहीं है सर? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये थी काम करनी। अब जब हमें पता लग गया है कि शियर बार हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि VS हमें पता है कि ये कौन सा बार है, ये शियर इन्फोर्समेंट बार की झेली गई शियर कैपेसिटी है, तो इसको हम 3 तरीके से शियर बार को डालते हैं। एक तरीका रहेगा आपका, इसको बोलते हैं हम शियर इन्फोर्समेंट, मतलब कितना तो कंफर्मली पता हो गया कि भाई ये जो आपका VS है शियर इन्फोर्समेंट के द्वारा रजिस्टर किया जाने वाला शियर फोर्स, तो तभी तो होगा जब आप शियर बार प्रोवाइड कराओगे। तो हम कहेंगे कि सर आगे हमें क्या करना है, ये था आपका डिजाइन स्टेप नंबर, कौन सा था ये, डिजाइन स्टेप नंबर 3 में ये सब काम चल रहा है। चौथे में आते हैं अब कि डिजाइन हमें शियर के लिए करना पड़ेगा। चौथा स्टेप है दोस्तों डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। अब चौथा नंबर जो स्टेप है डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट,
भले आज मैं पूरी क्लास इसको नहीं कर पाऊंगा, पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सर शियर इन्फोर्समेंट जो हम 3 तरह के देंगे भाई। शियर इन्फोर्समेंट दोस्तों हम 3 तरह के देंगे। नंबर वन जो तरीका है वो है आपका वर्टिकल स्टीरअप्स। क्या देंगे आप? वर्टिकल स्टीरअप। वर्टिकल स्टीरअप पहला तरीका तो यही है, ऊर्ध्वाधर छल्ले, ऊर्ध्वाधर छल्ले। दूसरा जो होगा आपका इनक्लाइंड स्टीरअप, इंक्लाइंड। देखो इनक्लाइन और वर्टिकल में फर्क है, वर्टिकल आपके 90 डिग्री पे लगते हैं, जबकि तुम्हारा ये जो लगता है ये तुम्हारा किसी 45 डिग्री एंगल पे लगभग लगता है, मतलब इंक्लाइन लगते हैं यार, सिंपल सा। और तीसरा है दोस्तों बेंट अप बार। और सबसे मजेदार बात बताऊं आपको अंदर की, कि बेंट अप बार जो है ना ये एक एडिशनल बार नहीं है भाई। वर्टिकल स्टीरअप इंक्लाइन बार तो एडिशनल बार है ही, लेकिन बेंट अप बार एक एडिशनल बार है ही नहीं, ये एक तरह का मेन बार ही है। और मेन बार को ही कटेलमेंट आप करते हैं भाई। मेन बार को कटेलमेंट का मतलब है कि सेंटर पर आप क्या कर दो, ये देखो जैसे आपने बार बिछा रखी है, मेन बार है ना, है ना। तो आप इसको ऐसे ना बिछाकर आप क्या करते हैं, ऐसे ना बिछाकर अल्टरनेटिव बिछाते हैं। एक बार पूरी बिछा दी, दूसरी बार कटेल करके, तीसरी बार पूरी बिछा दी छोटी कटेल करके, पांचवी ऐसे बिछा दी, ऐसे बिछा दी। इससे हुआ क्या है सर? इससे हुआ कि अगर आप ध्यान से देखें गौर से, तो आपने सपोर्ट के अबाउट या सपोर्ट के नियर अबाउट आपने क्या कर दिया, स्पेसिंग बढ़ा दी और यहां पर स्पेसिंग घटा दी सेंटर के अबाउट। आप देख पा रहे हैं इससे यही तो किया आपने। ये मेन बार की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेन बार इसलिए हम स्पेसिंग यहां पर कम करते हैं क्योंकि सेंटर पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहता है और शियर फोर्स आपका कम रहता है सपोर्ट्स पर। सॉरी, बेंडिंग बार जो होती है मेन बार, उसको हम सेंटर के अबाउट ज्यादा करते हैं, स्पेसिंग कम करनी पड़ती है। लेकिन आप जानते हैं ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सपोर्ट पे तो कमी है ना, तो वहां पर थोड़ा कम कर दो। काहे जो है इसमें जबरदस्ती लगा रहे, इसको बोलते हैं कटेलमेंट ऑफ बार। लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि कटेलमेंट की जगह, अब देखो कटेलमेंट कैसे करते हैं। जैसे एक बार आपने मेन बार पूरी दे दी, तो दूसरी बार कटेलमेंट करने का तरीका नहीं है उसको काट देना है, नहीं, उसको हम बेंट अप बार में यूज कराते हैं जब सबसे परफेक्ट, मतलब इसको ऐसे जो है बैंड करके सपोर्ट के किनारे 45 डिग्री लगभग आपका ऐसे कर दिया। तीसरी बार आपकी मेन बार पूरी दे दोगे और चौथी बार अगेन जो है आप इसी में बेंट अप बार को ऐसे बैंड कर दोगे। तो ये आपका शियर फोर्स के लिए रेजिस्टेंस है, जो आपका वर्टिकल शियर फोर्स आ रहा था ऐसा, तो उसके लिए रेजिस्टेंस भी देगा। हमारा यहां भी काम बढ़िया हो गया और आपका मेन बार का भी परफेक्ट डिजाइन हो गया। तो होता मेन बार ही है ये। और आपको सबसे बढ़िया बात आपको कहूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू वगैरह में या आपका यहां पर गेट वगैरह में भी, अच्छे एग्जामों में, क्या बेंट अप बार आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे कि सरासर नहीं सर, बेंट अप बार आप सेपरेटली कभी यूज नहीं करते शियर को रेजिस्टेंस देने के लिए। उसको हमेशा या तो आप इंक्लाइंड बार या तो हमेशा आप वर्टिकल स्टीरअप के साथ एडिशनली यूज करते हैं। मतलब कि बेंट अप बार लगाना है ना, तो उससे पहले आपको वर्टिकल स्टीरअप इंक्लाइंड तो लगाना ही पड़ेगा और ज्यादा मजबूती आ जाएगी। सेपरेटली यूज नहीं करते, समझिए, क्योंकि कम आती है, ठीक है, कम आती है रेजिस्टेंस। चलिए फिर आज की सभा को यहीं पर करता हूं मैं। इसके बाद अगली जो हमारा पार्ट होगा आरसीसी का, वो यहीं से कंटिन्यू रहेगा आपका वर्टिकल स्टीरअप्स, इंक्लाइंड स्टीरअप, बेंट अप बार, इन सभी की हम डिजाइन स्टेप समझेंगे। और जैसे ही ये सारा काम हमारा खत्म हो जाता है उसके बाद हमारा चैप्टर है बॉन्ड चैप्टर, डेवलपमेंट लेंथ, जिसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।